गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025837। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Given that √3 is equal to 1.732, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। अब देखो हमें क्या लिख रखा है 3 प्लस √6 अपॉन के अंदर 5√3 माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50। √50 को 25 इंटू 2 लिखें, 32 को 16 इंटू 2, 12 को 4 इंटू 3। ऊपर से अगर √3 कॉमन ले लें तो क्या आएगा √3 प्लस √2 अपॉन में आ जाएगा 5√3 माइनस में 2 इंटू 2 4√3 माइनस में 4√2 प्लस में 5√2। तो क्या जाएगा √3 इंटू √3 प्लस √2। 5√3 में से 4√3 गए तो √3 बचा, 4√3 माइनस का प्लस का 5√2 तो क्या बचा √2। √3 प्लस √2 आपस में कट गया तो क्या आया √3 और √3 की वैल्यू 1.732। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। The present age of father is 3 years more than the 3 times of age of his son. 3 years hence, father age will be 10 years more than the twice of the age of son than the father's present age. हमारे पास एक फादर और सन की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के अंदर हमें बता रखा है कि पिता की एज पुत्र की एज के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। बेटी की एज अगर अपन x ईयर माने तो फादर की एज क्या जाएगी 3x प्लस 3। बेटे की एज के 3 गुना से 3 साल अधिक, तो क्या जाएगा 3x प्लस 3। अब कह रहे 3 वर्ष बाद, अब से 3 साल बाद, तो बेटा कितने का हो जाएगा x प्लस 3 का। और फादर की एज क्या हो जाएगी, पिता की एज पुत्र की एज के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। पुत्र की एज के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। तो हमें क्या करना है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है कि क्या होगी। अब प्रेजेंट में पिता 3x प्लस 3 ईयर के थे, 3 साल बाद 3 साल और बड़े हो जाएंगे और 3 साल बाद ये भी उन्हीं की एज है। तो क्या अपन दोनों को बराबर रख दें, तो क्या आया 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10। ये इधर आया तो x बराबर 10। x बराबर 10 तो फादर की एज क्या आई 30 प्लस 3 33 ईयर। पिता की वर्तमान आयु क्या गई 33 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। A man sold 2 articles at ₹375 each. On one he gained 25%, on the other he lost 25%. The gain or loss on the whole transaction. दो वस्तुएं, पहले का सेलिंग प्राइस भी 375 रुपए, दूसरे का सेलिंग प्राइस भी 375 रुपए। प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु को 375 रुपए में बेचा। एक पर 25% लाभ हो, दूसरे पर 25% की हानि। पूरे लेन देन का हमें रिजल्ट बताना है कि क्या हुआ। तो देखो 25% प्रॉफिट फ्रैक्शन में 1/4, 25% लॉस 1/4। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, एक का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 5। फिर अगली बार हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, एक का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 3। अब यहां सेलिंग प्राइस 3 या 5 दोनों जगह सेम होने चाहिए। तो दोनों को सेम बनाने के लिए इसको मैं गुना कर दूं 3 से और इसको 5 से, तो ये पूरी वैल्यू अपन अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले का कॉस्ट प्राइस 12,
प्रॉफिट 3 का, सेलिंग प्राइस 15, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 20, लॉस 5 का, सेलिंग प्राइस 15, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम, 15 की वैल्यू में दे रखी 375 रुपए, और हमें ओवरऑल क्या हुआ, 2 का लॉस हुआ, तो 375 की वैल्यू 15, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लॉस की 2 की, तो 15 दूना 30 चला जाएगा, 5 बार 25 दूना 50, तो 50 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। अब हम चाहते तो मैं यहां से डायरेक्ट ये पता लग सकता था कि इस पर 25% लाभ, इस पर 25% हानि, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, अगर नेट इफेक्ट लगाते तो 6.25% का लॉस। अब 6.25% का लॉस, प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर, 6.25% का मतलब मेरे पास क्या हुआ, 6 से 1/4%, 1/16 की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस अगर 16, लॉस 1 का और सेलिंग प्राइस 15, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस 750, 15 की वैल्यू 750, तो 1 की वैल्यू 50 रुपए, तो लॉस कितने रुपए का हो गया, 50 रुपीज का। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चाहें तो इनका रेट लेकर जो एग्जैक्ट दे रखा है उससे भी कर सकते हैं। पहले का कॉस्ट प्राइस आ जाता है 300 रुपए, क्योंकि इस पर 25% का लाभ हुआ तो 375 रुपए में बेचती। दूसरे का कॉस्ट प्राइस आ जाता 500 रुपए, 125 की हानि हुई तो हमने 375 रुपए में बेच दी, तो इस पर 75 रुपीज का प्रॉफिट, इस पर 125 रुपए का लॉस, तो ओवरऑल 50 रुपए का लॉस। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। If the difference between the compound interest and simple interest on a sum at 5% rate of interest per annum for 3 years is 36.60, then the sum is। रेट हम लोगों को दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 3 साल, सीए और एसआई का डिफरेंस 36 रुपए 60 पैसे। तो हम लोगों को यहां से क्या करना है, वो प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। 5% से 3 साल का सीआई परसेंटेज 15.7625%, एसआई परसेंटेज 15%, तो दोनों का डिफरेंस 0.7625%, इसकी वैल्यू 36 रुपए 60 पैसे के बराबर, और हमें प्रिंसिपल चाहिए, वैल्यू चाहिए 100% की। 36 रुपए 60 पैसे की वैल्यू 0.7625%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, और ऊपर क्या अलग से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा। अब अगर अपन इसको 25 से काट दे, 25 थी 75, बच गया 12, 125 चला जाएगा 5 बार, 25 से गया 4 बार, 5 से गया 61 बार, 5 से गया 20 बार, 61 से चला जाएगा 60 बार। प्रिंसिपल क्या आएगा, 60 गुना 20 गुना 4, 1200 इंटू 4 4800 रुपए। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। हम चाहते तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट 3 साल के लिए, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100। डिफरेंस है 36 रुपए 60 पैसे, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 5%, 5/100 का स्क्वायर इंटू में 305/100, तो P की वैल्यू 36.60 इंटू में 100 में 305, 1/20 बनेगा, तो 20 का स्क्वायर 400। पॉइंट हटाया, 100 से 100 कैंसिल। अब अपन इसको सोल्व कर ले, ये 400 ऊपर आकर गुना होगा तो 400/1 लिखेंगे। फिर यहां से अपन इसको काट दें, 5 से गया 61 बार, 5 से गया 80 बार, 61 से गया 60 बार, 80 इंटू 60 4800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बाबू एंड आशा कैन डू ए वर्क
together in 7 days. Asha is 3/4 time as efficient as Babu. The same job can be done by Asha alone. दो लोग हैं, बाबू और आशा। बाबू और आशा दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में। आशा बाबू की तुलना में 1 से 3/4 गुना कुशल है। 1 से 3/4 का मतलब क्या हुआ? 7/4 गुना कुशल है। आशा बाबू की तुलना में, मतलब बाबू की एफिशिएंसी अगर 4 तो आशा की एफिशिएंसी 7, तो दोनों की एफिशिएंसी 11। दोनों की एफिशिएंसी 11, दोनों का टाइम 7 दिन, तो टोटल वर्क 77। और यही काम हमें किससे कराना है? आशा से। तो आशा इस काम को कितने टाइम में करेगी? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 77/7, 11 डेज। तो आशा इस काम को कितने दिन में कर लेगी? 11 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। n is the least square which is completely divisible by 10, 12 and 25. Then find the quotient when n is completely divided by 25. n सबसे छोटा वर्ग है जो 10, 12 और 25 द्वारा पूरी तरह से डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं? 10, 12 और 25 का परफेक्ट स्क्वायर एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 5, 6, 25। फिर 2 से डिवाइड करा, 5, 3, 25। फिर 5 से डिवाइड करा, 1, 3, 5। फिर 5 से डिवाइड करा, 1, 3, 1। फिर 3 से डिवाइड करा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर एलसीएम 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9, 900। परफेक्ट स्क्वायर एलसीएम 900 आया। अब कह रहे हैं 900 में अगर 25 का भाग दे दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? भाग गया 3 बार, 75 बच जाएगा 15, 150 चला जाएगा 6 बार, तो क्या आएगा? 36। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 57। आप चाहते तो यहां पर अगर 25 का भाग नहीं देना तो इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4, 3 3 9, इनका गुना कर दो, 9 चौक 36, डायरेक्ट क्वोशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। Two train, one 160 meter and other 140 meter long are running in opposite direction on parallel tracks. The first at 77 km an hour and other at 67 km per hour. How long will they take to cross each other? पहली ट्रेन की लेंथ 160 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ 140 मीटर। पहली ट्रेन की स्पीड 77, दूसरी ट्रेन की स्पीड 67। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे? टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का टोटल। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो टाइम क्या है? 300 गुना 18 बटा में 144 इंटू 5। 18 से गया एक बार, 18 से चला गया 8 बार, 5 से गया 60 बार, 4 से काट दे 15/2 या 7.5 सेकेंड। तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम में क्रॉस कर देंगे? 7.5 सेकेंड में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। If the graph of equation x plus y बराबर 0 and 5y plus 7x बराबर 24 intersect at m and n, then the value of n plus n। एक इक्वेशन हमें दे रखी है x plus y बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 5y plus 7x बराबर 24। एक दूसरे को m और n पर काटते हैं तो हमें m plus n चाहिए। तो सबसे पहले m की वैल्यू चाहिए तो x के कोऑर्डिनेट्स बराबर कर दे। इस इक्वेशन को मैं क्या करूं, या तो 7 से या 5 से गुना करूं, इसको 5 से गुना करा
तो 5x प्लस 5y बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 24। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल, 2x बराबर 24 तो x बराबर 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रखकर y का मान निकाल लें। फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखें x प्लस वाई बराबर 0 तो 12 प्लस वाई बराबर 0, तो y की वैल्यू -12। इसका मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 12, -12 आ गए, m और n की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, m प्लस है, तो 12 प्लस -12, तो 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। From the top of hill 200 meter height, the angle of the depression of the top and bottom of the towers are observed to 30 degree and 30 degree and 60 degree. The height of the tower. हमें कह रहा है 200 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक बिल्डिंग के शीर्ष और बेस दोनों के अवनमन कोण जो है वो हमें दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग की हाइट बतानी कि क्या होगी। अब 60 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा 200 मीटर, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 200/√3। अब 30 डिग्री के सामने ये थी तो ये भी 200/√3 मीटर। ये 30 डिग्री तो ये एंगल 60 डिग्री। 60 के सामने की भुजा बड़ी भुजा तो 30 के सामने छोटी 200/3 मीटर। तो ये हाइट क्या आ जाएगी, 200 माइनस 200/3, तो 600 माइनस 200/3, तो 400/3, 133/3 मीटर। तो हमारे पास इस बिल्डिंग की हाइट क्या आ जाएगी, 133 से 1/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये पूरी हाइट 200 थी, ये 200/3, तो डिफरेंस निकाल लिया, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई 133 से 1/3। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4। सो CND रूल अगर लगा दे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दोनों का टोटल 5 + 4 9, कोस थीटा की वैल्यू 5 - 4 1, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू 9। सो हमें फाइंड क्या करना है, tan² थीटा प्लस 1 अपॉन में tan² थीटा -1। तो 9 का स्क्वायर 81 + 1 अपॉन में 81 - 1, 82 अपॉन में 80 या 41/40। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इफ sin² A इज इक्वल टू cos³ A, देन द वैल्यू ऑफ कोट की पार्ट 6A माइनस cot² A। sin² A बराबर cos³ A, तो sin² A बराबर cos² A इंटू में cos A। तो cos² A में अगर sin² A का डिवाइड कर दे तो बराबर क्या आएगा, 1/cos A। तो क्या आ जाएगा, sec A बराबर cot² A। सो हमें फाइंड क्या करना है, कोट की पार्ट 6A माइनस में cot² A। तो cot² A की जगह अगर मैं sec A रखूंगा तो क्या आ जाएगा, sec³ A माइनस में sec A। यहां से अगर मैं sec A कॉमन ले लूं तो sec² A -1, तो क्या आ जाएगा, sec A इंटू में sec² A -1 tan² A। sec A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot² A। तो cot² A इंटू में tan² A, तो आंसर क्या जाएगा, 1। तो ऑप्शन 1 हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास ए है, थीटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बाय सेलिंग 60 पेन ए शॉपकीपर गेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, फाइंड इट्स गेन परसेंटेज।
कह रहे 60 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 12 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। अब देखो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो क्या हम जानते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर किसके होता है, सेलिंग प्राइस के। कितने पेन बेच रहे हैं, 60, तो 60 पेन का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस, 60 पेन खरीदे होंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ उसे बेचने पर 12 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ा तो सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 60:72, या 12 से काट दे तो 5:6। 5 वाली चीज अगर 6 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट, 1 का, कितने पर, 5 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 1/5 की वैल्यू 20%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। In a 3-digit number, the digit at unit place is 25% of the digit at tens place. हमें कह रहे हैं एक 3 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 25%, 25% मतलब 1/4। अगर दहाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। दहाई का अंक सैकड़े अंक से 1 बड़ा है, सैकड़े का अंक 1 इससे छोटा होगा तो क्या होगा, 341। हमें दे रखा है द डिजिट एट 10 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट द 100 प्लेस बाय 1। इफ द सम ऑफ डिजिट एट द 10th प्लेस एंड 100 प्लेस इज 7, 10वीं जगह पर और 100 प्लेस पर जो डिजिट्स है उनका सम 7 है, 3 और 4 का सम 7 बन रहा है, इसका मतलब नंबर 341 है, तो हमें वो संख्या बतानी। तो संख्या क्या है, 341। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, OA एंड OB आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAB एंड CBA। हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, OA और OB इन एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर है, DAB के और CBA के। यदि ADC 70 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, BCD 80 डिग्री, तो हमें AOB बताना है कि कितना होगा। अब देखो ये 70 और 80 दोनों का टोटल 150, तो यहां एंगल A और एंगल B का सम 210 डिग्री, 150 अपन यहां से घटा देंगे, तो एंगल A/2 प्लस B/2 की वैल्यू 105 डिग्री। इन दोनों का सम अगर 105 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 105, 75 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। या मैं कह सकता हूं ये जो एंगल होगा यहां जो बनेगा वो इन दोनों के टोटल के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65। एक बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 1:3:5:7। द टोटल अमाउंट इज 22.25 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। हमारे बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स है। किस रेशो के अंदर, 1:3:5:7 में, और टोटल रुपीज है 22 रुपए 25 पैसे। तो हमें क्या करना है, 1 रुपए वाले कॉइन्स बताने की क्या होंगे। अगर टोटल रुपीज का दे रखा है तो रेशो भी रुपीज का निकाले। 1 रुपीज का 1 कॉइन, इसका मतलब 1 रुपीज या 100 पैसे। 50 पैसे के 3 कॉइन, इसका मतलब 150 पैसे। 25 पैसे के 5 कॉइन, इसका मतलब 125 पैसे। 10 पैसे के 7 कॉइन मतलब 70 पैसे। तो ऐसे इनके रुपीज का अगर रेशियो निकालें, अपन इसको 5 से काट सकते हैं।
5 से अगर इसको काटें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 रेशो 30 रेशो 25 रेशो 14। अब 1 रुपीज की अगर रुपीज निकालो तो टोटल पैसे हैं 2225। रेशो का अगर अपन टोटल देखें 89, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 20 की। तो मेरे पास यहां से अगर अपन इसका रेशो निकाल रहे हैं 89, अब इसको सोल्व करें 90 से गया 2 बार 180 बच जाएगा 22 44 445, फिर चला जाएगा 5 बार 25 इंटू 20 क्या आ जाएगा 500 पैसे। 1 रुपए वाले 500 पैसे मतलब 5 रुपए। अब 1 रुपए वाले अगर 5 रुपए बनाने हैं तो कितने सिक्के चाहिए 5। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। If x square plus 1 upon x square is equal to -1, then find the value of x की पावर 24 plus 48 plus x की पावर 30 plus 1। अब x square plus 1 upon x square is equal to -1 है, सो हम क्या कह सकते हैं x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि x की पावर 6 -1 को अगर अपन सोल्व करें तो x स्क्वायर -1 इंटू में x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, इसका अगर एलसीएम लूंगा तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर -1, यहां इन दोनों की जगह -1 प्लस 1 0, तो x की पावर 6 बराबर 1। सो हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर 24 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 30 प्लस 1, तो x की पावर 6 की पावर 4, x की पावर 6 की पावर 8, x की पावर 6 की पावर 5 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 आता है, तो 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। If 1 radian is equal to 57 degree 16 minute and 21 second, सो 10 रेडियन हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, तो 10 रेडियन का मान इसका 10 गुना 570 डिग्री 160 मिनट और 210 सेकेंड। अब 210 सेकेंड को मैं क्या 3 मिनट 30 सेकेंड लिख सकता हूं, तो यार 30 सेकंड बचेंगे, 3 मिनट इधर आ जाएंगे तो 163 मिनट बना। तो 163 मिनट को अगर अपन लिखें तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते 120 मिनट प्लस 43 मिनट, तो यहां से क्या जाएगा 120 मिनट का मतलब 2 डिग्री इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 572 डिग्री 40 मिनट और 30 सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। In a triangle ABC, the length of side of AB and AC equal to 17.5 and 9 centimeter respectively. Let D a point on the line BC such that AD perpendicular to BC. If AD is equal to 3 centimeter, find the circumradius of the triangle ABC. एक त्रिभुज ABC है जिसके अंदर AB हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर, AC 9 सेंटीमीटर, A से BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा AD जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कम सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी, जो सर्किल इसको कवर कर रहा है उसकी रेडियस बतानी है कि क्या होगी। सर्कम सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ट्रायंगल की तीनों साइड 17.5 इंटू 9 इंटू BC, 4 ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस BC और हाइट AD 3, BC से BC कट गया, 2 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, तो क्या जाएगा 17 थी 51, 52.5 बटा में 2, तो 26.25। तो सर्कम सर्किल की रेडियस 26.25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो 69 से 71 जो है डीआई के क्वेश्चन है, हमें क्या करें, द फ्लोइंग बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इन लाख टन्स बाय कंपनी इन 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें कह रहे हैं निम्नलिखित आलेख जो है कंपनी में लगातार 6 वर्षों में उर्वरक उत्पादन जो लाखों टनों में उसको दर्शाया गया, इसका अध्ययन करना और प्रश्नों के उत्तर देने। The difference of the average production of the fertilizer in the first 3 year and the average production in the last 3 year is, पहले 3 सालों में और अंतिम 3 सालों में जो उत्पादन है उसके औसत का अंतर बताना है कि कितना है, वो भी लाख टनों में। पहले 3 सालों में 70, 80 और 90, 70, 80 और 90, इनका अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज 80 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले 3 ईयर में देखें तो 80, 60 और 75, तो इनका एवरेज निकालें तो 80 प्लस 60 प्लस 75/3, 215/3, मतलब 71 से ही 2/3। तो दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालें तो क्या 8 से 1/3% आ जाएगा। 80 माइनस में 71 से 2/3, तो क्या आ जाएगा 8 से 1/3%। तो दोनों का अंतर 8 से 1/3 लाख टन, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इसी डीआई पर बेस क्वेश्चन है। वर्ष 1998 और 2000 में उर्वरकों का कुल उत्पादन 1997 और 99 के कुल उत्पादन का x% है, तो x का मान बताना है। 98 और 2000, 98 में 80, 2000 के अंदर 75, ये टोटल हुआ 155। 97 और 99, 97 और 99, 99 में 60, 97 के अंदर 90, टोटल कितना हुआ 150। 155, 150 का कितना परसेंट है, 155/150 गुना में 100%। 50 से गया 2 बार, 50 से गया 3 बार, 310/3%, 103 से 1/3%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन जो है की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ईयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम इन द ईयर। अब देखो इसका प्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ 70 से 80 हुआ, 10 बढ़ा तो 14 से ही 2/7% बढ़ा, 10 बढ़ा 70 से। 80 से 90 हुआ, 10 बढ़ा 80 से मतलब 12.5%। 90 से कम हो गया 80, तो यहाँ तो बढ़ने का सवाल ही नहीं। 80 से 60 हुआ, कम हो गया। 60 से फिर हो गया 75, 15 बढ़ा 60 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से 25%, तो 1999 से 2000 में बढ़ा, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा 2000 में। उत्पादन की अधिकतम वृद्धि कौन से ईयर में रही 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 72। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए बी से 20% कम है, बी अगर 100 है तो ए कितना है 80, रेशो कितना है 4:5। नेक्स्ट करें सी डी से 30% अधिक है, डी अगर 100 तो सी कितना 30% अधिक 130, तो रेशो 13:10। फिर हमें कह रहे डी ए से 25% कम है, ए अगर 100 तो डी 25% कम मतलब 75, रेशो क्या है 3:4। दो वैल्यू डी और ए की है तो सेंटर में रख दे, तो बी ए डी सी का रेशो निकाल ले। बी ए का 5:4, ए डी का 4:3, तो एक साथ ही आ जाएगा। डी सी का 10:13, यहां लिखा 3, यहां 10, यहां भी 10, तो 50, 40, 30 और 39।
हमें किसका रिलेशन बताना है, सारे ऑप्शन देखें तो बी और सी का। तो सी की वैल्यू 39 और बी की वैल्यू 50, तो 39/50। तो क्या 39/50 क्या 0.78, तो सी अपॉन बी बराबर 0.78, तो सी बराबर क्या 0.78 बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। A man bought 3 articles for ₹3,000 each. He sold the article respectively at 10% profit, 5% profit and 15% loss. Then the total profit percentage और loss percentage ही earned. तो देखो, इस पर 10% लाभ, इस पर 5% लाभ, मतलब 15% लाभ, हानि भी 15% की। तो एक साइड तो हमने बचाया 3000 का 15%, दूसरी साइड हानि होगी 3%, 3000 के 15% की। तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो तीनों को कैलकुलेट कर लो। पहले 3000 का 10% 300, 3000 का 5% 150, लाभ हुआ 450 का, 3000 के 15% का लॉस 450 का लॉस। तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट देखते हैं 74। कोट थीटा इज इक्वल टू √7। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। कोट थीटा इज इक्वल टू √7। कोट थीटा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो बेस √7 और परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √8। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस में बेस अपॉन, माइनस में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन में 8/1 प्लस 8/7। तो 8 तो कॉमन आकर कट जाएगा, 1/1 माइनस 1/7 अपॉन में 1/1 प्लस 1/7। तो 7 माइनस 1 अपॉन में 7 प्लस 1, 6/8 या 3/4। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। हमें वैल्यू चाहिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहां से इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 20 माइनस 8, ए प्लस बी प्लस सी और चाहिए, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 6। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab/bc/ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 तो 36। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 36 मेरे पास किसका स्क्वायर होता है, 6 का। और ये 20 माइनस 8 क्या आएगा, 12। तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 12 72। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 72। 20 में से 8 घटाया तो 12, ए प्लस बी प्लस सी 6, 12 इंटू 6 72। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।